अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस किताब को हम देखेंगे वो है टेक्नोपॉली। ये बुक लिखी है नील पोस्टमैन साहब ने। और ये बुक उन्होंने लिखी थी 1992-93 में। जैसे पहले जो हमने बुक देखी थी द बर्नआउट सोसाइटी, वो काफ़ी रिसेंट थी। और ये जो बुक है ये तकरीबन 30 साल पहले लिखी गई, नहीं, तकरीबन ज़्यादा 35 साल पहले लिखी गई थी। ठीक है, तो इस बुक के अंदर नील पोस्टमैन, जैसे हम पे मेंशन है, द सरेंडर ऑफ कल्चर टू टेक्नोलॉजी। अभी वो टेक्नोलॉजी होता क्या है? ग्रीक्स के अंदर ना दो वर्ड पाए जाते थे, काफी फेमस दो वर्ड वहां पे। एक था एपिस्टीम और दूसरा था टेक्ने। तो एपिस्टीम होता है जैसे नॉलेज, इल्म के साथ इसकी एसोसिएशन थी, यानी कि इल्म। एपिस्टीम उसको बोलते थे। इल्म जैसे नॉलेज आ गई, विजडम आ गई, वो होता था एपिस्टीम। और दूसरा था टेक्ने। टेक्ने यानी कि कोई आर्ट हो, कोई क्राफ्ट हो, कोई टूल मेकिंग, कोई स्किल। तो ये दो चीजें थी। तो ये दो अल्फाज वहां पे पाए जाते थे। तो टेक्ने का जो एसोसिएशन है, इसका एसोसिएशन स्किल के साथ, कोई टूल मेकिंग के साथ, कोई क्राफ्ट के साथ, कोई आर्ट के साथ। और एपिस्टीम का एसोसिएशन है इल्म के साथ। और इसी तरीके से जैसे इंसान की एक तारीफ ये की गई है ना, होमोसेपियन, मैन द वाइज। और ये तो उसकी एक तारीफ है। एक डेफिनेशन है इंसान की, मैन द वाइज होमोसेपियन। तो यानी कि इसका रिलेशनशिप किसका था? विजडम के साथ, नॉलेज के साथ, मैन द वाइज होमोसेपियन। लेकिन इंसान की एक और तारीफ ये भी कर दी गई थी, वो है होमोफेबर, मैन द टूल मेकर। तो वही आ गया टेक्नो। तो यहाँ जो इस बुक का नाम है टेक्नोपॉली, एक्चुअली दो वर्ड्स का बना है, टेक्नोलॉजी और मोनोपली। ये दो वर्ड्स का बना हुआ ये वर्ड है। तो जैसे फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का एक सब टॉपिक है ना, एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी इल्म के मकासद। इल्म के मकासद क्या है? आज की डेट में इल्म का मकसद तो एक ही है। आप स्कूल जाओ, कॉलेज चले जाओ, वहाँ पे आप बस जॉब के लिए ही देखते हो। तो ये रह गया कि यहाँ पे प्लेसमेंट मुझे दे रहे हैं इस कॉलेज में कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे एडमिशन करूँ, यहाँ पे पढूं। तो इल्म का आज तो मकसद एक ही रह गया, इट्स बीन रिड्यूस्ड ओनली टू वन। वो ये है कि मैं कहाँ से आईएम जाके कितना मुझे पैकेज मिलेगा। बस ये एक आज रह गया इसका मकसद, एम ऑफ एजुकेशन, एम ऑफ नॉलेज। लेकिन जैसे एरिस्टोटल के नजदीक भी था ना कि इल्म इल्म का जो असल मकसद था वो क्या था? मकासिद हकीकत, टू नो द रियलिटी, टू रिकॉग्नाइज द ट्रूथ। ये एक्चुअल मकसद है इल्म का। तालीम हासिल करने का जो मेन एंड बुनियादी फर्स्ट मकसद है, वो गोल है, एम है, वो क्या है? मारिफत हकीकत, टू नो द रियलिटी, हकीकत को जानना, द ट्रूथ, व्हाट इज द ट्रूथ। ये पहला हो गया। और दूसरा जो एम ऑफ एजुकेशन है, मकसद तालीम, दूसरा इसका गोल। देखिए, अगर इंसान खलवत में अकेला रहता ना कहीं, मतलब तनहा रहता कहीं पे, तो इसको ना अखलाक की कोई ज़रूरत थी नहीं, मैनर्स की कोई ज़रूरत नहीं थी, अखलाकियात की कोई ज़रूरत नहीं थी। अखलाक एक्चुअली कहते ही हैं आदाब ताल्लुक। तो बिकॉज चूंकि इंसान वो अकेले नहीं रहता, इंसान एक ग्रुप में रहता है। ग्रुप से मुराद मिसाल के तौर पे फैमिली में रहता है, सोसाइटी में रहता है, या स्कूल कॉलेज में ग्रुप में रहता है, वहां पर भी ग्रुप ही है। या फिर जॉब में भी ग्रुप है, उसके बाद बिजनेस में दूसरों के साथ डीलिंग्स वगैरह। तो इंसान जो है वो एक, जिसको एरिस्टोटल ने ही कहा ना, सोशल एनिमल। ठीक है, यानी कि इंसान रहता है ग्रुप में। तो यहाँ पे ना आदाब ताल्लुक के बारे में इंफॉर्मेशन, और आदाब ताल्लुक कैसे हो, दूसरों के साथ हम ताल्लुक कैसे बनाए, तो इसकी जानकारी। तो इसको अखलाक कहते हैं, मैनर्स, बिहेवियर। तो एम्स ऑफ एजुकेशन में दूसरी चीज ये थी कि हम अखलाक कैसे सीखें। अब ऑब्वियसली ये पहली दोनों चीजें अम, इल्म के मकासद के अंदर, यानी कि वो मारिफत हकीकत और आदब ताल्लुक के, तो दोनों हमने निकाल दिया ना। अब तो बस वही नॉलेज इज पावर। फ्रांसिस बेकन ने कहा था नॉलेज इज पावर, कि अब नॉलेज का मकसद ही क्या है? पावर है, ताकत है, डोमिनेशन है। अब तो वो रह गया। अब नॉलेज जो थी, इल्म जो था, वो हकीकत की पहचान थी, वो अब हट गया वहां से, हमारी वोकेबलरी से हट गया। इस वजह से आप कभी देखो कि कहीं पे रास्ते में ना रेड लाइट के ऊपर अ, किसी कोई
एजुकेटेड बंदा जो अपेरेंटली दिखे, वो उसकी गाड़ी को थोड़ा सा स्क्रैच लग गया ना, देखे किस तरीके से जाहिल तरीके से वो निकल के कैसे चिल्लाता है दूसरों के ऊपर, क्योंकि मैनरिज्म नहीं रहा ना। तो कोई इंसान नहीं बोल सकता यार तो इंसान पढ़ा लिखा ही है, ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि अब तालीम का मकसद वो नहीं रहा, मैनर सीखना वो नहीं रहा, अब तालीम का मकसद कुछ और रह गया। तो पहले दो चीजें थी ये, मारिफत हकीकत और अखलाकियात। और तीसरा भी एक एम ऑफ एजुकेशन ट्रेडिशनली जो रहा है, वो यही रहा है टेक्निक, यानी कि कोई स्किल सीख लेना, क्योंकि इंसान को रहना भी है ना इस दुनिया के अंदर। तो आपने सीख लिया किस तरीके से फार्मर किसान होता था पुराने जमाने के अंदर, एग्रीकल्चरल सोसाइटी जब थी, तो फार्मर ने सीख लिया कि मुझे हल कैसे चलाना है, तो उसने एक टेक्निक डेवलप कर दी। ठीक है, या मुझे टूल मेकिंग, उसे सीखा कि किस तरीके से मुझे अपना शिकार पकड़ना है, तो उस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। फिर एग्रीकल्चर सोसाइटी में उसने सीखा कि मुझे नई नई टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग कैसे करनी है। तो इस तरीके से इंसान आगे बढ़ता गया। तो टेक्निक भी मैंडेटरी है आजकल के कॉन्टेक्स्ट में। हम देखेंगे जैसे हम आज यहाँ तक पहुंचे, मशीन अब आ गई, लेकिन अब सिर्फ महज हम महदूद हो गए जस्ट फॉर द स्किल सेट। बाकी जो इसकी मेन दो बुनियादी चीजें इल्म की थी, तालीम की थी, वो हमसे हट गई, हमने उसको हटा दिया अब। और ये एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है, इसके पीछे पूरी तारीख है। तो एक चीज होगी। दूसरी चीज ये मोनोपली, यानी कि इसने चीज जो इसमें मेंशन की है, टेक्नोलॉजी की मोनोपली अब है। तो ये इस बुक का टाइटल ही है, नील पोस्टमैन का, अमेरिकन है ये। और इसमें उन्होंने मेंशन ही किया है कि सरेंडर ऑफ कल्चर टू टेक्नोलॉजी, कैसे घुटने टेक दिए टेक्नोलॉजी के आगे। ठीक है। और इस बुक के अंदर ये अपनी इस किताब का आगाज ही जो करते हैं वो एक कोटेशन से करते हैं, और ये बहुत ही अहम कोटेशन है ये। कोटेशन है पॉल गुडमैन की। और यहाँ पे पॉल गुडमैन की जो कोटेशन है वो ये है, वेदर और नॉट इट ड्रॉज ऑन न्यू साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मॉरल फिलोसफी नॉट ऑफ साइंस। ये अहम नुक्ता है यहाँ पे। ये कहता है कि जो टेक्नोलॉजी है ना, हमें लगता है टेक्नोलॉजी ना साइंस का पार्ट है, लेकिन साइंस का पार्ट नहीं है। ये एक मॉरल फिलोसफी का पार्ट है, और वो भी मॉरल फिलोसफी का पार्ट है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने आज इल्म को जैसे कह दिया वही इल्म है जो साइंस है, साइंस की तारीफ ही हम इल्म करते हैं ना अभी। जैसे कहते हैं इल्म एंड फन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो हमने महदूद कर दिया इल्म, इस इल्म को भी हमने अब महदूद कर दिया, वो साइंस ही है, जो साइंस है वो इल्म है। तो पहले ऐसा नहीं होता। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स तो साइंस को पार्ट नहीं समझते हो ना अभी आप। तो कंप्यूटर भी अब कंप्यूटर साइंस बन गया, हालांकि कंप्यूटर साइंस सारी की सारी मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड है, और मैथमेटिक्स साइंस से ही बाहर है। अजीबोगरीब मसला। तो ट्रेडिशनली जो होते हैं ना, इसके तीन डिविजन्स होते थे। एक तो साइंस था फिजिकल साइंसेस, जिसको मेजर कर सके, सेंसेस से देखे, मतलब आंखों से देखे, कानों से सुने कोई चीज, तो वो साइंस फिजिकल साइंसेस के दायरे में आता था। और दूसरी चीज फिर होती थी मेटाफिजिक्स, बियॉन्ड, मावराए, जिसको हम कहेंगे मेजरमेंट्स, या मावराए हमारे सेंसेस, बियॉन्ड देम। तो ये होता था मेटाफिजिक्स। और फिर इसमें तीसरी चीज भी आती थी मैथमेटिक्स, लेकिन हमने इन दोनों को हटा दिया। वो अभी का टॉपिक नहीं है, कभी और हम उसके बारे में देखेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे। बट हमने साइंस कर दिया, दैट्स इट, ये इल्म है। और यहाँ पे पॉल गुडमैन की जो कोटेशन है ना, एक अहम कोटेशन है, वो ये है कि टेक्नोलॉजी जो है ना, वो एक मोरल फिलोसफी का ब्रांच है, साइंस का ब्रांच नहीं है। यानी कि हम जो चीजें टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल करते हैं ना, इसका मतलब ये बोलने का है कि इसके अखलाकी असरात इसके निकलते हैं। यानी कि इसमें खैर और शर है, हलाल और हराम इसके अंदर है, सही गलत है। अब कि इंसान बोलेगा कैसे है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक टेक्निक मैंने स्किल सीखी, इसके अंदर अखलाकियात का पहलू कहाँ से आया। गाड़ी चलाना एक अखलाकियत का पहलू कैसे, एग्जाम्पल। ये भी एक टेक्निक है ना, इसको सीखना, स्किल सेट एक है। लेकिन पॉल गुडमैन कहते नहीं, कहते हैं इसके अंदर है ये अखलाकियात जो है ना, इसके अंदर अखलाकी असर है। इसी तरीके से जैसे क्लोथ्स बनाना, जैसे कपड़े बनाए हमने, ये टेक्नोलॉजी है ना, किस तरीके से आप कपड़े बनाओ। ठीक है, क्या टेक्निक्स हो डेवलप हुई, इस तरह वेपन कैसे बनाओ, ये भी टेक्नोलॉजी है ना। तो हम समझते हैं कि ये टेक है, टेक्नोलॉजी है, और इसके इसको ना अखलाकियात जो है, मोरालिटी है, वो इसको बाउंड नहीं करती, ये मोरालिटी और अखलाकियत के दायरे में नहीं आता। बट गुडमैन कहता नहीं, वो कहता है टेक्नोलॉजी का जो मसला है ना, वो मॉरल मसला है। ठीक है। और ये कोई महज एक फनी मसला नहीं है, फनी मसला नहीं है, ये एक अखलाकी मसला है। और फन, फन किसको कहते हैं हम, फन और फुनून इसका प्लूरल है ना, फुनून, फन किसको कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज, किसी चीज को सीखना एक इल्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट की बात करें, तो क्रिकेट में एक इल्म है कि किस तरीके से
शॉर्ट पिच डिलीवरी को खेलना, यॉर्कर बॉल कैसे कैसे लगानी है, तो एक इल्म है। लेकिन जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस करो ना, बार बार करो, बार वो पे बन जाएगा फन। ठीक है, आप बोलोगे यार इस बंदे का काउड ड्राइव कितना बेहतरीन है, बिकॉज वो अब उसने फन उसने फन की महारत हासिल कर दी उसके अंदर। इसी तरीके से हैंड राइटिंग इल्म है कि फन है। तो किस एक लेटर को लिखना कैसे, ए को कैसे लिखना है, ये एक इल्म है। लेकिन अब इसको एक्सेलेंस इसमें हासिल करना, बार बार इसको प्रैक्टिस करना, अब ये फन बन गया। तो इस वजह से उस बंदे को आप क्या कहते हो, फनकार। ठीक है, फनकार जो किसी की चीज बार बार उसको बेहतरीन तरीके से अदा करे, फनकार। तो ये होती है टेक्निक, इसको हम कहते हैं टेक्निक, किसी चीज के पीछे की टेक्निक। तो इसकी इंट्रोडक्शन में, इस बुक की इंट्रोडक्शन जो है, इस बुक के अंदर ना 11 चैप्टर्स हैं। और ये सारे के सारे चैप्टर खूबसूरत चैप्टर्स हैं, पढ़ने लायक है। और इसका जो पहला चैप्टर है वो बेस्ड है द जजमेंट ऑफ थामोस। थामोस जो था ना, वो एक, इसने एक हाइपोथेटिकल स्टोरी यहाँ पे बनाई है। थामोस एक किंग है, ये एक्चुअली प्लेटो के डायलॉग्स में से इसने एक लिया है कॉन्सेप्ट, वो हम अभी देखेंगे। इससे पहले जो इसने इंट्रोडक्शन, इसकी इंट्रोडक्शन जो इसमें आती है। अच्छा, ये जो सारे चैप्टर्स आते हैं इसके अंदर, जजमेंट ऑफ थामोस, उसके बाद टूल्स टू टेक्नोक्रेसी। पहले हम टूल से टेक्नोक्रेसी की तरफ गए, उसके बाद टेक्नोक्रेसी के बाद टेक्नोपॉली की तरफ गए। तो उसने कहा ये टेक्नोपॉली, जो टेक्नोलॉजी की मोनोपोली आई है ना, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ है, एक दिन में कुछ ऐसा नहीं हुआ है। और उसके बाद इसने चैप्टर 6 7 आइडियोलॉजी ऑफ मशीन्स के अंदर डिटेल्स मेंशन की है। और इसका जो लास्ट वाला खूबसूरत चैप्टर वो है ना, लविंग रेजिस्टेंस फाइटर। तो ये वही हमारा कॉन्सेप्ट भी आएगा ना, वतवासु बिस्सब्र वाला। तो कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे वही माइंड में ना, बैकग्राउंड में वही चीज चल रही थी। बहरहाल इसका जो इंट्रोडक्शन ही कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन का टॉपिक है यहाँ पे, जो इंट्रोडक्शन में लिखा है वो ये लिखा है कि ये अपने ना, इस बुक का आगाज इस इंट्रोडक्शन में वही चीज मेंशन कर रहा है कि हम जो टेक्नोलॉजी को कैसे देखते हैं, हम टेक्नोलॉजी को कैसे देखते हैं, क्या हम टेक्नोलॉजी को दोस्त देखते हैं या दुश्मन। फर्स्ट, टेक्नोलॉजी इज इज इट अ फ्रेंड और अ फो, क्या ये हमारा दोस्त है, दुश्मन है, हरीफ है या हलीफ है। तो इसमें मेंशन फिर करता है कि, कहता है कि ये ना, ज्यादातर लोग इसको एज अ दोस्त ही देखते हैं। मोस्ट पीपल बिलीव दैट टेक्नोलॉजी इज अ staunch friend. There are two reasons for this. First, technology is a friend. It makes life easier, cleaner and longer. तो कहता है कि ये दोस्त है हमारा, क्यों? क्योंकि ये हमारी जिंदगी ना आसान करता है। तो दोस्त तो ये करता है ना जिंदगी आसान, थोड़ी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, वो दोस्त थोड़ी है। तो आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी जो आसान करता है, इस वजह से दोस्त है। और दूसरा, बिकॉज ऑफ इट्स लेंथी, इंटीमेट and inevitable relationship with culture, technology does not invite a close examination of its own consequences. कहते हैं कि इसके साथ बिकॉज हमारी इंटीमेट रिलेशन होती है ना, तो हम इसके ना बहुत करीब, हमारे बहुत करीब तर है टेक्नोलॉजी। तो इस वजह से जब आप किसी के साथ इंटीमेट होते हो ना, जब उसके साथ बहुत क्लोज होते हो रिलेशनशिप के अंदर, तो आपको ना उसके नेगेटिव्स जो है ना, मुजिर्रात, जो उसके नेगेटिव्स है, जो जिससे वो डैमेज कर सकता है आपको, या उसके जो भी नुकसानात है, ठीक है, जो भी उसके नुकसानात है ना, बिकॉज आप टेक्नोलॉजी के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप में हो, तो आपको ना उसके नुकसानात महसूस नहीं कर हो पाते। ठीक है, और दोस्त वही है ना, that does not invite a close examination of its own consequences. So ये कहता है कि it's a kind of friend that asks for trust and obedience, which most people are inclined to give because its gifts are truly bountiful. But of course there is a dark side to this friend. कहता है कि इसके ना डार्क साइड है इस दोस्त के। Its gifts are not without a heavy cost. Stated in the most dramatic terms, the accusation can be made that the uncontrolled growth of technology destroys the vital sources of our humanity. और इसके बाद ये कहता है कि इट क्रिएट्स अ कल्चर विदाउट अ मॉरल फाउंडेशन। तो कहता है कि इस तरीके का कल्चर क्रिएट होता है कि जिसके ना अखलाकी उसूल होते ही नहीं, और एक दिन में ऐसे नहीं होता ऑल ऑफ अ सडन। तो बिकॉज ये है कि आपको टेक्नोलॉजी कुछ चीज दे रही है ना, आपके लिए सहूलियत कर दी, सब चीजें कर दी, ठीक है, लेकिन नील पोस्टमैन ना इस बुक में ये मेंशन करते कि टेक्नोलॉजी आपसे कोई चीज लेती भी है और आपको वो दिखती नहीं, और ये कि उसे हमसे लिया क्या। और यही से जो इसका पहला कोट वो था ना, वो क्या था कि ये साइंस का पार्ट नहीं है, ये एक मॉरल फिलोसफी का पार्ट है टेक्नोलॉजी। और इसके अंदर सारी चीजें आएंगी। तो ये इसकी ना इंट्रोडक्शन के अंदर इसने ना सेट कर दिया कि रेस्ट ऑफ द बुक में क्या चीजें मेंशन होंगी।
तो इसके बाद चैप्टर वन जो इसका है द जजमेंट ऑफ थॉमस। तो थॉमस, अब टेक्नोलॉजी में क्या है, टेक्नोलॉजी में हर कोई चीज है, जैसे राइटिंग भी एक टेक्नोलॉजी है ना। राइटिंग भी एक उस जमाने की टेक्नोलॉजी थी। पहले क्या होता, हमारा ट्रेडिशन ओरल ट्रेडिशन हुआ करता था। और ये आपको दिखेगा हर किसी जगह पे कि पहले की ट्रेडिशंस जो होते थे ना, वो होते थे ओरल ट्रेडिशंस। ठीक है। इसके अंदर ये जो मेंशन करा जजमेंट ऑफ थॉमस, वो ये कहता है कि प्लाटो, ये जो लिखा ना प्लाटोस फेडरस, ये ना सुक्रेटिस का दोस्त है, सुक्रेटिस, सुकरात। तो उसमें मेंशन करता है ना, से एक स्टोरी बनाई है। तो कहता है कि यू विल फाइंड इन प्लाटोस फेडरस स्टोरी अबाउट थॉमस द किंग ऑफ ग्रेट स्टेट ऑफ अपर इजिप्ट फॉर पीपल सच एज ourselves who are inclined to be you tools of our tools. Few legends are more instructive than this. तो इसके बाद ये स्ट्रेट अवे ये कहता है कि यहाँ पे ना एक गॉड है, थ्यूथ। थ्यूथ, थॉमस वंस एंटर्ड इन गॉड थ्यूथ। ये जो थ्यू था ना, ये एक इन्वेंटर था बहुत सारी चीजों का। मतलब इसने एक हाइपोथेटिकल गॉड का कॉन्सेप्ट दिया है। यहाँ पे गॉड था कोई। तो इसने कहा कि जो थ्यू था ना, ये कौन है, गॉड ऑफ मेनी इन्वेंशंस इंक्लूडिंग राइटिंग। इसने राइटिंग भी इन्वेंट की। ठीक है। तो कहता है कि ये गॉड जो है, ये इस बादशाह के पास आता है। ठीक है। ये इस बादशाह को के पास आता है और कहता है कि मैंने एक ऐसी चीज बनाई है जो इंसान की विजडम है ना, जहानत, और उसकी मेमोरी दोनों बढ़ा दे। ठीक है। मैंने एक ऐसी चीज बनाई है जैसे इंसान की विजडम और अ, दोनों को बना दे। तो बादशाह कहता है नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। ठीक है। वो कहता है कि योर pupils विल हैव अ रेपुटेशन ऑफ इट आर ऑफ रियलिटी। तो कहता है कि ये तुम्हारी ना गलत फहमी है। तो एक्चुअली जो चीज है ना, इसका क्वाइट ऑपोजिट है। दे विल अक्वायर इट, will those who acquire it will cease to exercise their memory and become forgetful. They will rely on writing. यानी कि राइटिंग जो होती है ना, अब उसने कहा मैंने नई टेक्नोलॉजी बनाई है, ऐसे तुम्हारे बच्चों में क्या होगी, जहानत इंक्रीज होगी। तो बस कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, उनकी जहानत इंक्रीज नहीं होगी। तो उनकी जहानत कम ही हो जाएगी इन सेंस। ठीक है। बिकॉज जो राइटिंग होती है ना, उसके अंदर एक एब्सेंस होती है और स्पीच के अंदर एक प्रेजेंस होती है। यानी फॉर एग्जाम्पल आपके पास कागज एक है, ठीक है, उस पे कुछ, देर इज समथिंग रिटन ऑन इट। तो कागज पे जो लिखा है ना, तो आप ऑथर से डीलिंक हो गए ना, ऑथर से आप टोटल डीलिंग हो चुके हो। पहले जो कल्चर था ना, जैसे मैंने कहा, वो ओरलिटी का था, हमारा ओरल ट्रेडिशंस हुआ करता था। यानी कि जो पढ़ा रहा है वो एक आदमी है, इंसान पढ़ा रहा है। अब आप पढ़ रहे हो बुक से। ठीक है। और ये कल्चर आपको मैं हमारी जो इब्तिदाई तारीख भी थी ना हमारी, तो वहां पर भी हमें इस उम्मत की इब्तिदाई जो हिस्सा था, वहां पर भी आपको मिलेगा, ओरल ट्रेडिशंस मिलेंगे वहां पे। इवन आपको हिंदुइज्म के अंदर भी जो वेदास वगैरह ये थे ना, तो वहां पर भी ओरल ट्रेडिशन, वेदास भी ओरल ट्रेडिशन से ही आगे चली है। गुरु शिष्य का जो कॉन्सेप्ट वहां पे आपको मिलेगा। तो हमारा भी वही था कि अहादीस अगर आप देखो, वो भी क्या है, ओरल ट्रेडिशन से ही आगे चली चली है। और इवन कुरान भी ओरल ट्रेडिशन से ही स्टार्टिंग में वैसे ही महफूज था। तो ये यहाँ पे इसको कहता है एक्चुअली नहीं, यहाँ पे जो राइटिंग का ना, आप माइंड में रखो टेक्नोलॉजी की बात। ठीक है। तो यहाँ पे ना बहस स्टोरी वो चीज मेंशन कर रहा है यहाँ पे इनकी कॉन्वर्सेशन। तो पहले क्या होता था कि जब ओरल ट्रेडिशंस होते थे, और इससे पहले तो कहते थे कि इल्म जो है ना, तो किसी ने कहा है कि इल्म जो था वो पहला ना काफी शर्फ वाला था। बिकॉज जब वो मिन अफवाहिर रिजाल, लोगों के मुंह से अदा होता था, जो मुंह, लोगों के मुंह से वो निकलता था और लोगों के कानों और दिलों में उतरता था, तो वो काफी शर्फ वाला था, जिसको फारसी में कहते हैं ना, अज दिल खेजत बर दिल रेजत, दिल से निकला और दिल में उतरा। ठीक है। लेकिन अब जो चीज जो लिखी गई, अब वो अपना शर्फ खो बैठी। ठीक है। तो प्लाटो ने इसको एक स्टोरी फॉर्मेट में इस चीज को कहता है कि वो कहता है कि कंसीट ऑफ विजडम, इसके अंदर ना आपको जो लगता है ना कि वो जहीन बन जाएंगे लिखने से, एक कंसीट ऑफ विजडम है, यानी कि एक धोखा है। ये हिकमत का धोखा है, हिकमत नहीं है। तो बादशाह ने कहा ठीक है, लेकिन राइटिंग जो है ना, यानी कि टेक्नोलॉजी, टेक, इसके कुछ फवाइद तो हैं। ठीक है, इसके कुछ फवाइद हैं, नुकसानात भी हैं। जैसे वो पोस्टमैन भी आगे कहेगा ना, वो कहता है कि एवरी टेक्नोलॉजी इज बोथ अ बर्डन एंड अ ब्लेसिंग। ठीक है, इट्स बोथ बर्डन एंड अ ब्लेसिंग। वो कहता है नहीं। अब यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज यहाँ पे कहता है कि ये कहता है नथिंग कुड बी मोर ऑब्वियस, especially to those who have given more than 2 minutes of thought to the matter,
Nonetheless, we are currently surrounded by throngs of zealous theories, one-eyed prophets who see only what new technologies can do and are incapable of imagining what they will undo. वन आइड प्रोफेट्स, जब मैंने ये चीज देखी मैंने कहा वन आइड प्रोफेट, ये तो वन आइड प्रोफेट कहीं सुना है पहले। ये कहता है कि यानी इसके जो फजाइल है ना, ठीक है, तो हम देखते हैं इसके बेनिफिट्स, इसके फजाइल, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या है, बर्डन भी, ब्लेसिंग, इसके प्रोज भी है, कॉन्स भी। लेकिन ये कहते हैं इसके ब्लेसिंग्स इतने हैं ना, इसके प्रोज इतने हैं कि हम इसके जो कॉन्स है वो उसके अंदर दब जाते हैं, हम इसके कॉन्स देख ही नहीं पाते, ठीक है। और कहता है कि हमारे पास भी वो वन आइड प्रोफिट्स है, यानी कि इसके जो फजाई लोग देखते हैं ना, जो प्रोज देखते हैं, तो कॉन्स उनकी आंख देख नहीं पाती, तो वन आइड होगी ना। यानी कि कॉन्स की आंख बंद है और प्रोज की आंख ओपन है, बेनिफिट्स की आंख ओपन है कि इसके अंदर बेनिफिट क्या है। जैसे एसी है चल रहा है यार, बेनिफिट तो इसने मुझे दे दिया कि मुझे अ, आसानी हो गई, लेकिन इसका जो कौन है उससे मेरी आंख बंद है, तो ये वन आइड प्रॉफिट है। ये क्या, वन आइड प्रॉफिट्स बन गए। तो कुछ लोग वही कहते हैं ना, कहते कि यार नाशुक्री मत करो, राइट। एक नियामत है ये चीजें, टेक्नो वॉशिंग मशीन, बाकी बाकी चीजें जो भी है, कंप्यूटर, ये सब। तो कहता नहीं वो तो है, लेकिन इसके जो ब्लेसिंग्स है वो तो हमें पता है, लेकिन इसके जो कॉन्स है वो हमें उससे ना अपनी आंख बंद है। तो कहता है टेक्नोलॉजी गिवथ एंड टेक्नोलॉजी टेकथ अवे। इसी तरीके से जो राइटिंग है, जैसे टेक्नोलॉजी ऑफ राइटिंग, कोई भी टेक्नोलॉजी ऑफ राइटिंग की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, तो कहता है कि यहाँ पे प्लेटो के इस डायलॉग के अंदर ये न्यूट्रल टेक्नोलॉजी नहीं है। सो कहता है कि द यूजेस मेड ऑफ एनी टेक्नोलॉजी आर लार्जली डिटर्मिन्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, ठीक है, एंड इट्स फंक्शन फॉलोज इट्स फॉर्म। तो कहता है कि जैसे जेरी मेंडर ने भी ये चीज मेंशन की थी ना एक बुक के अंदर, उसने कहा था कि जब टीवी आया था, तो उसने कहा था कि सवाल ये नहीं है कि टीवी का सही यूज हो या गलत यूज, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि टीवी का यूज होगा, ठीक है। तो ये भी ऐसे ना, थामूस थामूस इज नॉट कंसर्न विद व्हाट पीपल विल राइट, ठीक है। अच्छा लिखना, बुरा लिखना, मसला ये नहीं है, मसला है लिखना। मतलब मसला ये नहीं कि आप सही लिखो गलत लिखो, मसला है कि लिखना। ही इज कंसर्न विद दैट पीपल विल राइट। जैसे हम पहले क्रिकेट देखते थे ना, तो खेल का एक तस्वुर था, जब हम क्रिकेट देखते थे तो तस्वुर था क्रिकेट का, लेकिन अब मफहूम ही चेंज हो गया, मीनिंग ही चेंज हो गया। अब तो वो क्रिकेट क्रिकेट नहीं रही ना, पहले एक सादा अमल था ना, वो चीज नहीं है, यानी कि चीजों के मीनिंग्स ही तब्दील हो गए, ठीक है। इसी तरीके से ये ना, इसके अंदर, इस बुक के अंदर आईक्यू टेस्ट का भी मजाक उड़ाते, कहते कि आपने सब चीजों को ना नंबर दे दिया, और इंसान की जहानत को भी आपने एक नंबर दे दिया आईक्यू टेस्ट बोल के, ठीक है। तो कहता है ये चीज, उसके अलावा इस चीज के अंदर जो इन्होंने मेंशन किया, क्लॉक, ठीक है। कहता है कि क्लॉक जो था ना, क्लॉक क्लॉक वाली टेक्नोलॉजी जो आई थी, तो कहता है क्लॉक के अंदर जो क्लॉक था, वो मेंशन करते हैं, क्लॉक जो था ना, ये आया क्यों था, ये था कि जो लोग मोनेस्ट्रीज के अंदर थे ना, खानकाहों के अंदर, वो उस डेवलप इस वजह से हो गया ताकि ना लोगों लोगों को टाइम डिवाइड हो, किस टाइम पे कौन सी जिक्र करनी है चर्च के अंदर ना, या बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, ठीक है। कहता है उस टाइम जब ये चीज आई थी, तो इस वजह से क्लॉक आया था। तो कहता था कि इससे पहले ना, जब हम वक्त वक्त को मेजर करते थे, टाइम को देखते थे, तो हमारा जरिया क्या था, एक नेचुरल सा जरिया था, फितरत का जरिया, जैसे आसमान को देखा, बिफोर सनराइज, आफ्टर सनराइज, ठीक है। तो हम नेचर के साथ कनेक्टेड थे। और फिर जब हम देखते थे कि इवनिंग आ गई, तो हम कनेक्ट देखते थे, तो अब शाम हो गई, ठीक है, तो हम नेचर के साथ कनेक्टेड थे, चांद को देखना, रोशनी को देखना, ठीक है, ये सब चीजें। तो आप कहते कनेक्टेड थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब आपकी क्लॉक आ गई, ठीक है, या अर्बनाइजेशन उसके बाद फर्दर आ गई, उसके बाद को तो आपका कनेक्शन जो था ना, मशीन ने क्या कर दिया, इस क्लॉक ने आपका कनेक्शन नेचर के साथ मुनकत्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया आपको, टोटली कट ऑफ, ठीक है। यानी कि इसे रीडिफाइन, तो आपने कहा था क्लॉक तो बेहतर ही है ना, जो टाइम दिखाएगा तो इसमें एग्जैक्टनेस आएगी। नेचर को जब मैं देखता था उसमें एग्जैक्टनेस नहीं थी, लेकिन इसका वो तो कर दिया, लेकिन इसने ना आपको नेचर के साथ डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी भी अगर आप देखो ना, गूगल वेदर, गूगल अर्थ, तो काफी चीजें रीडिफाइन होगी ना।
लेकिन पहले माहौल क्या था, फितरी था। इस वजह से वहां पे एक और कॉन्सेप्ट आगे देंगे, इकोलॉजिकल। कहते हैं इसका इम्पैक्ट जो होता है ना, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। टेक्नोलॉजी जब आपके पास आती है उसका इम्पैक्ट इकोलॉजिकल होता है। तो कहता है कि क्लॉक जो होता है ना, इट्स नॉट मेयरली ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ आवर्स, बट ऑल्सो सिंक्रनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्शंस ऑफ मैन। ठीक है, इसी तरीके से कहते हैं, घड़ी देख के अब सारे मामलात होंगे, टीचर भी होगा। पहले क्या होता था, टीचर पढ़ाता था, जब ना घड़ी नहीं थी तो जब तक उसको, जब तक पढ़ा रहा है, ठीक है। तो कहना नहीं, अब 1 घंटे, 1 आवर क्लास होगी अब, ठीक है। तो ये हो गई, तो यहाँ पे बेल हो गई और दूसरा क्लास। और पहले वो साइंस पढ़ा रहा था, अब दूसरा टीचर आएगा, दूसरा उर्दू पढ़ाएगा। तो अब देखो स्टूडेंट में भी क्या हो गया, तो मॉडर्न पेडागोजी जो है ना, तो कहते लेसन प्लान करो, ठीक है। और ये सारी चीजें, कहते लेसन नंबर, क्लास 1 थी, बेल हो गई, दूसरा क्लास, पहला को दूसरे के साथ कनेक्शन ही नहीं, ठीक है। तो कहते टीचिंग भी अब रीडिफाइन हो गई, ठीक है। अब क्या है कि सिलेबस कंप्लीट करो, अब आपके ना टाइम मैनेजमेंट के कोर्सेज आ रहे हैं। तो घड़ी से अब क्या है, पहले टाइम का तस्वुर ऐसा इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था ना, लेकिन टाइम का जो तस्वुर है वही बदल गया अब। तो ये कहते हैं टेक्नोलॉजी आ गई ना, तो इससे सिर्फ एक चीज नहीं कर दी, इसने आपका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट कर दिया, ठीक है। यही चीज वो इसमें मेंशन करता है कि टेक्नोलॉजी के साथ। तो उसके बाद ये कहता है कि कैपिटलिज्म के बारे में, कि क्लॉक अगर ना होता ना, तो कहता है इन शॉर्ट, विदाउट द क्लॉक कैपिटलिज्म वुड हैव बीन क्वाइट इम्पॉसिबल, बिकॉज पहले क्या होता है, 12 12 16 16 घंटे, अब 8 8 घंटे की, अब शिफ्ट का भी कॉन्सेप्ट आ गया ना, घड़ी से शिफ्ट का तस्वर आ गया, 8 घंटे की शिफ्ट। ठीक है, आजकल के कॉर्पोरेट में ना एचआर का बड़ा मसला ही होता है कि एम्प्लॉय जो है ना फारिग ना बैठे, फ्री ना बैठे, कैसे इनको निचोड़ो, इनको 8 घंटे की शिफ्ट, तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम एंड मनी। तो इसने वही कहा, द पैराडॉक्स, द सरप्राइज एंड द वंडर आर दैट द क्लॉक वाज इन्वेंटेड बाय मेन हु वांटेड टू डिवोट देमसेल्व्स मोर रिगorously टू गॉड। खानकाह में हुआ ना क्लॉक की इन्वेंशन, बट इट ended as a technology of the greatest use, the men who wish to devote themselves to accumulation of money in the eternal struggle between God and mammon। अब mammon जो है ना, ये बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है, बाइबल का कॉन्सेप्ट है mammon, ठीक है, बाइबल के अंदर। तो कहता है कि क्लॉक अनप्रिडिक्टली फेवर्ड द लेटर। तो उसके बाद एक चीज मेंशन करता है, अनफोर्सिंग कॉन्सिक्वेंसेस। तो कहता है कि जैसे कि लूथर था ना, मार्टिन लूथर, उसको खुद भी अंदाजा नहीं होगा कि ये वो जो बाइबल का तर्जुमा कर रहा है ना, प्रिंटिंग प्रेस के जरिए, प्रिंटिंग प्रेस मशीन आ गई, टेक्निक टूल आ गया ना, तो उसको फैला रहा है। इसको ये भी नहीं पता था इसके किस तरह के नताए जाएंगे आगे, ठीक है। तो ये जो मॉडर्न वेस्ट है ना, इसकी जो तश्कील हुई है ना, इसकी जो बेसिस फाउंडेशन है, वो बार बार ये बात की जाती है कि कुछ मशीन्स थे जिनका ना एक गैर मामूली इम्पैक्ट था, असर था। वो आलात के जरिए बनाए गए। तो इनके ना 3 मेन ये थे इसके अंदर, मशीन्स जिनने वेस्ट को टोटल कन्वर्ट कर दिया। वो बार बार वो बात आती है, प्रिंटिंग प्रेस था, मैग्नेटिक कंपास और गन पाउडर, और इसके बाद स्टीम इंजन जेम्स वॉट ने 1865 में इन्वेंट किया। तो फिर बाद में जो कुछ कसर थी वो इलेक्ट्रिसिटी ने फुलफिल कर दी। तो ये इसमें चीज में ये कहता है कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज है ना, वो compete करते हैं पुरानी टेक्नोलॉजी से, फॉर टाइम, फॉर अटेंशन, फॉर मनी, फॉर डोमिनेंस ऑफ द वर्ल्ड व्यू। ठीक है, तो इसमें जैसे आपने देखा होगा, आप कहते हो कि नेटफ्लिक्स जो है ना, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स का कंपटीशन आपकी नींद के साथ है, यूट्यूब का कंपटीशन आपकी अटेंशन के साथ है, ठीक है। तो जन आपका अटेंशन ड्रेन तो हो गया ना, कॉम्पीट करना किसी किसी के साथ। इस तरह से किताब का कंपटीशन, स्क्रीन ने इसके साथ कंपटीशन कर दिया, स्क्रीन ने अब जगह ले ली किताब की। तो जो नई टेक्नोलॉजी आ गई ना, इससे प्रीवियस किसी चीज को हटा दिया, आपसे कोई चीज छीन ली अगर आपके पास कोई चीज नहीं आ गई हो। तो इसी तरीके था कि जब टीवी आ गया, तो 93 की बात करा ना, जब टीवी ये जब देख रहा था, 80s के अंदर स्कूल्स के अंदर टीवी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब ये ना बच्चे जो है ना, है वो डीपली कंडीशन बाय द बायसेस ऑफ टीवी। ठीक है, कहता कि जो बच्चे जो है अब उनके घरों में टीवी है, ठीक है, अब उनको तालीम के लिए अब स्कूल में भेज रहे हो, घर में वो टीवी देख रहे हैं। वो कहते कि अब वो कंडीशन हो गई ना, अब वो टीचर से भी वही एक्सपेक्ट करेंगे जो टीवी से एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंटरटेनमेंट, बिकॉज कंडीशन हो गया ना वैसे। या आज भी आप ये चीज देखो कि आज जो यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं ना, शॉर्ट्स यूट्यूब रील्स जो भी है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो टीचर भी, अब भाई यार टीचर ना बोर हो गया, आगे चलो इसको इसको ना स्किप करो, तो नहीं कर पाते हो आप। तो आपके ऊपर इसका असर हुआ कि नहीं। तो कहता है कि आप ना, एक बैटल है, ठीक है। टीवी आपको घर पे ट्रेन करता है, और स्कूल में आपकी बुक है, ठीक है। अब ये मुश्किल सिचुएशन होगी ना,
अब आपकी कंडीशन ऐसी हो रही है स्क्रीन के जरिए। तो अब किताब आपके लिए अट्रैक्टिव नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं यहाँ पे। तो कहता है कि लोग अब कह रहे हैं स्कूल के अंदर कंप्यूटर ले आओ, ये ना तब की बात कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि आपने एक ट्रेडिशन को ही किल कर दो, राइट। तो कहता है कि अब इंसान, वो इंसान फिर नहीं रहा, वो मशीन बन जाएगा। वो था ना एबोलिशन ऑफ मैन, भी सी एस लिविस ने भी लिखी थी ना, एबोलिशन ऑफ मैन। तो अब वो इंसान क्या बन रहा है, मशीन बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता बन के। इसी तरीके से कहते हैं कि जो कहा ना इकोलॉजिकल बन गया, तो इसने कहा आइडिया ऑफ हैप्पीनेस भी चेंज हो गया। इसने कहा कि पहले कोई भी खुशी का दिन होता था ना, जैसे कोई भी खुशी का दिन कैसे मनाना हो, हम पहले कैसे मनाते थे खुशी का दिन। तो हमें खुशी कैसे मनानी, आपको ट्रेडिशंस कल्चर ये चीज बताते हैं। लेकिन ये कहते हैं जब से अब टेक्नोलॉजी आ गई है ना, इसने इन चीजों को भी रीडिफाइन किया। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ना इसका। ये कहता है टेक्नोलॉजी ने आपकी खुशी या दुख, ये सारी चीजें कैसे करनी, इनको भी रीडिफाइन कर दिया। तो टीवी ने ऐसे कैसे होता है कि कोई जैसे आईपीएल हो या कोई ना, कोई खुशी मना, कैसे वो नाचते हैं गाते हैं वहां पे, या कोई केक काट रहा है किसी सिचुएशन में, किसी खुशी में। तो कहता है ये सारी रीडिफाइन हो गई। तो फायर क्रैकर्स है, डांसिंग है, तो कहता है ये सारी रीडिफाइन होगी, आतिशबाजी हर जगह पे। तो अब खुशी मनाते कैसे हैं, ऐसे। ठीक है, इसका आपके आपके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हो गया। यानी कि हैप्पीनेस का मतलब भी अब रीडिफाइन हो गया। इंसान जब खुश होता है तब वो क्या करता है, तो हमने टीवी पे देखा वही करता। ठीक है। तो ये कहता है कि यहाँ पे तो मीडियम इज द मैसेज। ठीक है, इसी तरीके से कैलकुलेटर है, इसने क्या कर दिया, लोगों की मैथ स्किल्स है, ठीक है, उसको वीक कर दिया। ठीक है, और पहले क्या होते थे, लोग होते थे वो मेंटली करते थे ये सारी चीजें। तो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ना पूरा का पूरा इसके अंदर हो गया। इसी तरीके से आगे चल के अब ये, इसको तो पूरा हम देख नहीं सकते इस टाइम। तो फॉर एग्जाम्पल दूसरे और बाकी चैप्टर्स के अंदर जो चीज़ मेंशन करता ना, वो कहता है कि अच्छा, इसके अंदर टूल्स टू टेक्नोक्रेसी के अंदर जो कॉन्सेप्ट था ना, होमो फेबर का, टूल्स चाहिए थे, उसकी ज़रूरत थी सस्टेनेंस की। तो इसी तरीके से ये ना आहिस्ता आहिस्ता इंसान ये टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया, मशीन्स बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे हमारे इसमें भी आता ना, कुरान के अंदर भी, अल्लम आदम अस्मा कुल्लहा, सूरह बकरा के अंदर की, आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीज़ों के नाम सिखाए गए। तो नाम सिखाना क्या होता है, नाम ये मतलब ही है कि उसकी प्रॉपर्टीज का इल्म भी उनको दिया गया। ठीक है, आपको तफसीर और मीनिंग्स के अंदर मिलेगा। जैसे नाम ये होता है ना, जब भी इंसान कोई चीज बनाता है सबसे पहले नाम रखता है, और नाम के अंदर ही प्रॉपर्टीज मेंशन होती है। जैसे हमने बना दिया टूथब्रश, तो हमने कहा टूथब्रश है, तो समझ आ गया ना, टूथब्रश। या हेयर ड्रायर, हमने हेयर ड्रायर, टाइप राइटर, तो उसके नाम से इसकी प्रॉपर्टी समझ आती है। तो आदम ने इस्लाम को ना वो सारा इल्म एक पोटेंशियल फॉर्म में दे दिया, जो ना उसको आगे चल के सस्टेनेंस के लिए चाहिए था। तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें बाहर आती चली गई। तो इंसान ने जिस तरीके की इन्वेंशंस की थी, इसकी पोटेंशियल फॉर्म में आदम अलैहि इस्लाम को ये चीज दी गई थी। इसी तरीके से कि जो जिन लोगों को साइंटिफिक तफासिर पढ़ने का फॉर एग्जांपल शौक वगैरह होता है, तो वो ये भी देखते हैं ना कि असल में जो पैगंबरों को मोजज़ात दिए गए थे ना, इनके अंदर ही एक हिंट थी कि जो चीज़ इंसान जिस चीज़ को सुपर नेचुरल समझता है ना, वो इंसान कोई भी चीज़ जिसको सुपर नेचुरल, मिरेकल वही होता है ना सुपर नेचुरली, तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता हासिल करे, वहां तक पहुंचे। ये एक टाइप इंटरप्रिटेशन ऑफ मिरेकल है। तो मुआजिजे देते हैं इसीलिए ताकि इंसान के अंदर एक इम्पेटस पैदा हो, और वो एक्सप्लोर करे कि इनको एक्चुअलाइज कैसे करना है। तो इसी तरीके से अगर कोई मतलब 100-200 साल पहले पुराना बंदा आए ना अभी, और वो देखे कि टीवी को हम रिमोट से कैसे ऑपरेट करते हैं, उसके लिए मिरेकल से कम नहीं होगा, कहीं कहीं मिरेकल है। या कोई देखे कि प्रिंटर, आपने यहाँ पे कुछ कमांड दे दी, वहां से प्रिंट हो गया, तो कहीं कहीं मिरेकल है। तो उनके लिए मिरेकल ही होगा ये सारी चीजें। ठीक है। तो इसी तरीके से अ, ये जो नील पोस्टमैन है, इस बुक के अंदर टुवर्ड्स द एंड ये सारे चैप्टर्स में फर्दर डिटेल्स ये कहते हैं कि हमसे टेक्नोलॉजी लिया क्या। ये कहते हैं ट्रेडिशंस वगैरह होते थे हमारे, वो सब इसने ले लिया, और एक पूरी एक इकोलॉजिकल एक इसका जो इम्पैक्ट था वो पहले इकोलॉजिकल था। लेकिन उसके बाद ये आगे चल के ना लेसन नंबर
एट में जहाँ पे लिखा है इनविजिबल टेक्नोलॉजी, उसके अंदर मेंशन करते हैं पहले इकोलॉजिकल था, इकोलॉजिकल तो कर दे, माहौलियात तो चेंज कर दी, लेकिन इसका इम्पैक्ट इडियोलॉजिकल भी है। तो इस तरीके से अ, इसका इम्पैक्ट जो था पूरा इडियोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका हुआ है। तो उसके बाद अ, ये जो है द ग्रेट सिंबल ड्रेन, इसके अंदर वो मेंशन करते हैं कि जैसे कोई ब्लास्फेमर नहीं होता, जैसे जैसे किसी ने बुत तोड़े, ब्लास्फेम कर दिया ना, या फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि बुत के सामने सजदा करने वाला और इसकी तौहीन करने वाला, ठीक है, यानी कि जो फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को सेक्रेड मानता है, वो दूसरा बंदा उसको सेक्रेड नहीं मानता। ये कहता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ना दोनों को इरेलीवेंट करती है, ठीक है। तो कहते हैं दोनों इरेलीवेंट हो गए। क्यों? ये एक दूसरे को सीरियस लेते थे, यानी कि जो तौहीन करता है वो भी इस चीज को सीरियस लेता था, और जो उसको मानता था वो भी सीरियस लेता था। वो कहता है अब सब इरेलीवेंट हो गया। अब देखो किस कॉन्टेक्स्ट में होता है, फॉर एग्जाम्पल कॉमेडी भी आज इरेलीवेंट होगी ना, बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बम्बार्डमेंट, सिंबल्स बार बार आ रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन आ रहे हैं रोज सुबह सुबह ना, आपको अखलाकियात का अब उनके इरेलीवेंट हो गए वो सारे। अब रोज आपको कोई इंसान ना कोई अच्छी बात है, फॉर एग्जाम्पल रोज सुबह गुड मॉर्निंग, तो उसको गुड मॉर्निंग इरेलीवेंट हो रहा है ना फिर। तो एक रहे कि इसने ना एक इरेलीवेंट चीजें कर दी, इतनी कॉन्स्टेंट बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। खैर का पैगाम भी अगर कोई सुबह रोज रोज भेजता है ना, वो उसका भी मीनिंग ना वो खो देता है। तो ये सिंबल ड्रेन ये भी टेक्नोलॉजी ने हमें कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद ये सोल्यूशन इन सब प्रॉब्लम्स को देता है, कहता है कि कोई भी एक्सपर्ट नहीं है कि जिंदगी जीनी कैसे है, लेकिन उसके बाद ये कहता है कि सारी जो ओल्ड चीजें होती है ना, एज्ड मशीन, एज्ड पीपल, एज्ड आइडियाज, वो सारे के सारे फिर रिडंडेंट इरेलीवेंट हो जाते हैं। तो उसके बाद ये इसमें ना एक सोल्यूशन भी देता है, और जिसको मैं चाहूंगा कि इस बुक को पढ़ के आप वो सोल्यूशन भी देख लें। एंड विद दैट वी कंक्लूड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।